हेलो एंड वेलकम टू आदित्य मैंटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इस बुक के चैप्टर 9 करने जा रहे हैं हम। और ये चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेज आया था इंडियन पॉलिटिक्स में 1989 के बाद। 1989 के बाद क्या क्या चेंजेस आया था, हम ये सारे देखने जा रहे हैं इसमें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि व्हेन एंड व्हाई डिड द एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स स्टार्टेड इन इंडिया। आपको पता है कि कोalition पॉलिटिक्स क्या होता है कि जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता उस समय कुछ दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ऐसे गवर्नमेंट को हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। या कभी कभी इलेक्शन से पहले बहुत सारे पार्टियां मिलके इलेक्शन लड़ती हैं और सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। ऐसे पॉलिटिक्स को हम कोalition पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में कोalition पॉलिटिक्स 1989 के से शुरू हुआ था। और The election of 1989 led to the defeat of Congress party but did not result in majority for any other party। क्या हुआ कि 89 का जो इलेक्शन होता है उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। राजीव गांधी जो थे 84 से 89 तक थे, उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद कांग्रेस हार जाती है, लेकिन कांग्रेस के हारने के बाद ऐसा कोई भी पार्टी इंडिया में इमर्ज होकर नहीं आता है जो कि कांग्रेस का जगह ले सकें, और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है। दो द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, इट डिड नॉट हैव अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा एंड देयरफॉर इट डिसाइडेड टू सिट इन ऑपोजिशन। देखो क्या हुआ, कांग्रेस को वैसे तो लार्जेस्ट पार्टी था लेकिन उसे मेजोरिटी नहीं मिला था, तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि मुझे ऑपोजिशन में बैठना है। द नेशनल फ्रंट विच इटसेल्फ वाज एन अलायंस ऑफ जनता दल एंड सम अदर रीजनल पार्टीज रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। तो नेशनल पार्टी जो खुद ही अलायंस था जनता पार्टी और कुछ छोटे छोटे पार्टियों का, रीजनल पार्टी का, उनका सपोर्ट मिला बीजेपी को और लेफ्ट फ्रंट को का सपोर्ट मिला। और इस सपोर्ट से जनता दल जो है वो गवर्नमेंट बनाता है। तो इस तरह का गवर्नमेंट जबकि बहुत सारे पार्टियों का सपोर्ट से बनता है तो उसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। इट मीन्स दैट दे डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट ऑन दिस बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म कोalition गवर्नमेंट। और इस तरह से नेशनल फ्रंट एक कोalition गवर्नमेंट था क्योंकि बहुत सारे पार्टियों का सपोर्ट से बना हुआ था। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हेन एंड व्हाई डिड एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि मेंशन सम ऑफ द फीचर ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम दैट बिगेन इन 1989। 1989 में जो मल्टी पार्टी सिस्टम तो बहुत सारे पार्टी मिलकर सरकार बनाने लगे थे, तो इस सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। ये जो शुरू हुआ था उसके बारे में हमें कुछ बताना है। सो फ्रॉम 1989 ऑन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। क्या था उसके अंदर? फर्स्ट तो ये था कि ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्टेड इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं था कि पहले बहुत सारे पार्टियां कंटेस्ट नहीं करती थी, शुरू से ही हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे पार्टियां इलेक्शन में कंटेस्ट करती है। और पार्लियामेंट ऑलवेज हैड ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टी। और ठीक है, कुछ एक पार्टी जीतता था, मेजोरिटी मिलता था, लेकिन बहुत सारे पार्टी के मेंबर जो है चुन के जाते थे लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में। आफ्टर 1989 देयर वाज इमर्जेंस ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन सच अ वे दैट वन और टू पार्टी डिड नॉट गेट मोस्ट ऑफ द वोट्स और सीट्स। लेकिन 89 के बाद क्या हुआ, कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलने लगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि कोalition पॉलिटिक्स और कोalition एरा शुरू होता है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन लोकसभा। किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता था। उसके बाद दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एरा ऑफ कोalition government at the center in which regional parties played a crucial role in forming the ruling party forming ruling alliances। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये था कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बनने लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ पे बहुत सारे रीजनल पार्टी, अकाली दल हो गया, डीएमके हो गया, ये सब पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना कंट्रीब्यूट करने लगे और दे ऑल्सो बिकम द पार्टनर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से रीजनल पार्टी का जो रोल था अब इंक्रीज होने लगा एंड नाउ दे इवन स्टार्टेड प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर।
ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, हमने देखा कि क्या मल्टी पार्टी का कुछ फीचर्स क्या क्या है, मल्टी पार्टी के बारे में हमने बताया, कब से शुरू हुआ, उसका एग्जाम्पल दिया हमने। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, जो है आपका गिव द एग्जाम्पल ऑफ टू कोalition गवर्नमेंट। तो ये थर्ड क्वेश्चन है कि एक तो नेशनल फ्रंट था जो 89 में बना था, यूनाइटेड फ्रंट जो था 1996 से 97, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी लेड कोalition है, और उसके बाद यूपीए जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि लेड बाय कांग्रेस इन 2005 और 2014 तक ये यूपीए का गवर्नमेंट था। उसके बाद बीजेपी का गवर्नमेंट आ जाता है जो कि अभी तक चल रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कोalition सिस्टम, सॉरी कांग्रेस सिस्टम। देखो कांग्रेस सिस्टम होता क्या है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ रखा है। फॉर द 3 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी केप्ट ऑन डोमिनेटिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। कहने का मतलब है कि 30 ईयर्स तक इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी ही जीतता रहा, कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाता रहा। वन ऑफ द रीजन वाज दैट द पार्टी इटसेल्फ वाज अ कोalition ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट सोशल स्ट्राटा एंड ग्रुप्स। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो था एक ऐसा पार्टी था जो कि बहुत सारे ग्रुप इसके मेंबर थे, बहुत सारे इंटरेस्ट के लोग थे, बहुत सारे सोशल ग्रुप जो थे, दे वर मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और दिस गेव राइज टू द टर्म कांग्रेस सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम, कांग्रेस ऐसा सिस्टम था दैट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, and since it represented different section of society, that is why it was called Congress system. नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोalition गवर्नमेंट। ये आपको पता है कि व्हेन कभी जब कोई भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता, उस समय दो और दो से ज़्यादा पार्टियां मिल के सरकार बनाती हैं, और ऐसे को हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि यूपीए ने बनाया था। यूपीए का कोalition है, एनडीए का कोalition है, 1998 में गवर्नमेंट बना था। What have been the major trend in the election performance of Congress and BJP since 1989? देखो 1989 में कांग्रेस पार्टी लॉस्ट इलेक्शन बट नो अदर पार्टी गॉट मेजोरिटी, सो कोalition एरा स्टार्टेड व्हेन द यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म द गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड लेफ्ट पार्टी। ठीक है, तो ये कोalition पार्टी था क्योंकि बीजेपी और लेफ्ट पार्टी ने बाहर से सपोर्ट किया था, और कोalition एरा शुरू हो गया था जिसमें कि आपका यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म किया था 1989 में। 1990 में नेशनल फ्रंट फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ लेफ्ट एंड कांग्रेस। बाद में नेशनल फ्रंट अभी भी गवर्नमेंट बनाया 1990 में, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने सपोर्ट किया उसको, बीजेपी ने नहीं किया था। बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शन 1991 से 1996, लेकिन उस समय भी बीजेपी अपने पोजीशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था, अपना जो बेस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इन 1996 बीजेपी emerged as the largest party and was invited to form the government but could not secure majority in the लोक सभा। तो 1996 में बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी था, लेकिन मेजोरिटी नहीं मिला था, फिर भी इनवाइट किया गया सरकार बनाने के लिए, लेकिन मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई, इसकी वजह से सरकार नहीं बन पाया। इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग कोalition गवर्नमेंट इन मे 1990। फिर से कोalition गवर्नमेंट, एक साल के बाद इलेक्शन हुआ, उसमें कोalition गवर्नमेंट बीजेपी का बना, और वो 1990 तक चला एंड वाज री इलेक्टेड। और फिर से 1990 में इलेक्शन हुआ तो वो फिर से जीत जाता है, और फिर से एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में 5 साल तक कंप्लीट करता है कोalition गवर्नमेंट। उसके बाद 1991 में कांग्रेस रूल्ड विद कांग्रेस का रूल था 1991 में, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविडियन मुन्नेत्र त्रिखजगन, ये साउथ का पार्टी है। उस समय नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस रूल कर रहा था इनके सपोर्ट से, अन्ना डीएमके, ऑल इंडिया AIADMK अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने 1991 में। यूनाइटेड फ्रंट विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट फ्रॉम 1996 टू 1997। ये भी एक था कि फिर से कांग्रेस का सपोर्ट से गवर्नमेंट बना 97 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ HD देवेगौड़ा एंड इन 1997 IK गुजराल। तो इस तरह से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, लेकिन अभी भी सारे गवर्नमेंट जो था कोalition गवर्नमेंट था। कांग्रेस हैज वन मोर नंबर ऑफ सीट्स इन 2004 बट कुड नॉट गेट मेजोरिटी, सो उससे भी एक कोalition गवर्नमेंट था, अलायंस सिस्टम था, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में गवर्नमेंट बना था, और ये चला था 10 साल तक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टिल 2014 इंडिया में कोalition गवर्नमेंट ही रहा है 89 से लेकर। उस पर अरेंज PM इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिंस 1989।
तो नेशनल फ्रंट बीपी सिंह का गवर्नमेंट था, उसके बाद चंद्रशेखर का गवर्नमेंट आया जो कि नेशनल फ्रंट के एक सेक्शन था उसका था। नरसिम्हा राव कांग्रेस सपोर्टेड बाई ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। उसके बाद वाजपेयी का गवर्नमेंट था जो कि उसके बाद देवेगौड़ा का गवर्नमेंट आया, उसके बाद आई के गुजराल का गवर्नमेंट, फिर वाजपेयी का गवर्नमेंट आया एंड फाइनली मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट जो था 10 साल तक चला था, 2004 से 2014 तक। तो ये सारे कोalition गवर्नमेंट ही थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म ओबीसी? ओबीसी से आप क्या मतलब आपको? द टर्म ओबीसी रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर देन बैकवर्ड क्लासेस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है जो इसका मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है, जो कि वैसे तो एससी एसटी बैकवर्ड हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ ग्रुप हैं इंडिया में, कुछ लोग हैं जो कि बैकवर्ड हैं, ऐसे लोगों को अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं। दे आर कम्युनिटी अदर देन एससी एंड एसटी हु सफर फ्रॉम द एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्डनेस। एक्चुअली ये भी पिछड़े हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली। दीज आर रेफर टू एज ए बैकवर्ड कास्ट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओबीसी जो है ये हो गया। नेक्स्ट हमारा नेम द टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जनता पार्टी, Constituent जनता पार्टी that had a powerful rural base among the some section of OBC। तो यानी कि कौन सा दो जनता दल का कॉन्स्टिट्यूएंट था जो कि जिसे रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा उनका पकड़ था। तो एक तो था भारतीय क्रांति दल और दूसरा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। सो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मंडल कमीशन एंड व्हाई इट वाज स्टार्टेड? पर्पस क्या था इसका और इसका क्या रिकमेंडेशन था? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन इन 1978 टू लुक इनटू एंड रिकमेंड वेज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। देखो, इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस का कंडीशन ठीक नहीं था, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ था, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैकवर्ड थे। तो इन लोगों को पहचान करने के लिए, इन लोगों को और क्या हम स्टेप उठा सकते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन सेटअप किया था। उस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन, और द कमीशन वाज ऑफिशियली कॉल्ड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन, ठीक है। क्योंकि इसके चेयरमैन थे बीवी मंडल, तो उनके नाम के ऊपर ही कमीशन का नाम रखा गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमीशन का? मंडल कमीशन वाज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। कितने लोग हैं इंडिया में जो कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, उनका पता लगाना, न्यूमेरिकली उनको पता ये करना कि हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर। नेक्स्ट है कि रिकमेंड वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज बैकवर्ड, कैसे हम पहचाने कि जो कौन कौन से लोग बैकवर्ड हैं। और इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन द वे इन विच द बैकवर्ड कुड बी एंडेड, किस तरह से हम इस बैकवर्डनेस को खत्म कर सकते हैं, उसका भी सुझाव इस कमेटी को देना था। तो कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? तो रिकमेंडेशन है कि उसने क्या सुझाव दिया था। द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980। उसमें जो रिकमेंडेशन में क्या था, पहला तो यह है कि रिकमेंडेड रिजर्वेशन 27% ऑफ रिजर्वेशन सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो 27% रिजर्वेशन जो आज ओबीसी को मिलता है वो इसी कमीशन का रिकमेंडेशन था। द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मेनी अदर रिकमेंडेशन लाइक लैंड रिफॉर्म टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ओबीसी। ये भी था कि लैंड में सुधार लाओ, ऐसे लोगों को, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को लैंड वगैरह दो जिससे कि उनका सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। तो ये सारे कुछ सेशन थे। व्हाट डू यू नो बाई इंदिरा सवानी केस? देखो, इंदिरा सवानी केस क्या था? आपको पता है इन अगस्त 1990 द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, दैट इज रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग। देखो, आपको पता है कि जो मंडल कमीशन था उसने रिकमेंड किया कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सो डिसीजन स्पार्क्ड एजिटेशन एंड वायलेंट प्रोटेस्ट इन मेनी सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनको लग रहा था कि उनका जो जॉब का चांसेस कम हो रहा है। द डिसीजन वाज आल्सो चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल किया और उन सारे पिटीशनों को सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन बनाया और उसको हम बोलते हैं इंदिरा सावनी केस after the name of the petitioner. In 1992 the Supreme Court gave the ruling upholding the decision of government. बाद में सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है, गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन दे रखा है वो लीगली है और उसे मिलना चाहिए।
तो नेक्स्ट हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ बीएसपी, कांसीराम। ठीक है, कांसीराम जो थे उन्होंने बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट राइट ए नोट ऑन बैमसेफ। बैमसेफ क्या है? 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कमिटीज एम्प्लॉयर्स फेडरेशन, इसको हम बैमसेफ बोलते हैं, was formed. This organization was not an ordinary trade union of government employee. It took a strong position in favor of the political power of बहुजन। तो इनका ऐसा मानना था कि जो बहुजन है ना वो मेजोरिटी में है और अगर चाहे तो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं और अपने अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो बहुजन में कौन कौन आते हैं? एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं और बहुत सारे माइनॉरिटी आते हैं। इट वाज आउट ऑफ दिस दैट द दलित शोषित समाज संघर्ष समिति एंड लेटर ऑन द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी फॉर्म हुआ था। इसी सोच से दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाया गया था एंड फाइनली दिस एंड अप फॉर्मिंग ए पॉलिटिकल पार्टी दैट इज कॉल्ड बीएसपी, एमर्ज अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। ठीक है, सो बीएसपी बिगेन ए स्मॉल पार्टी सपोर्टेड लार्जली बाय दलित वोट। उनको दलित का सपोर्ट था क्योंकि बैकवर्ड कास्ट के थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। बट इन 1989 में और 1991 इलेक्शन में इट अचीव ब्रेक थ्रू इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार बनाता है और इस तरह से पहली बार बीएसपी कहीं किसी स्टेट में अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है। इनफैक्ट द बीएसपी अंडर कांसीराम लीडरशिप वाज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। प्रैग्मेटिक मतलब होता है कि रैशनल थिंकिंग या साइंटिफिक सोच का पार्टी था जो कि पावर में आने के लिए इवन आइडियोलॉजी को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार था। इट डिराइव्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजोरिटी ऑफ population and were formidable political force on the strength of their number। क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में है ये लोग, तो ये लोग एक पॉलिटिकल फोर्स बन सकते हैं और इवन दे कैन फॉर्म गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ये सोच था इनका। एक्सप्लेन द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ बीएसपी अंडर द कांसीराम। ये ऊपर का जो आंसर है वही लिखना है हमें। मेंशन टू डेवलपमेंट अराउंड 1986 बिकम सेंट्रल टू द ब्रिटिश टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एंड हिंदुत्व। तो कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए इंडियन पॉलिटिक्स में जो कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने लगा? एक तो शाह बानो केस इन 1985। इन दिस केस ए 62-year-old divorced Muslim woman who filed a case for maintenance from her husband from her former husband. The Supreme Court ruled in her favor. The Orthodox Muslims saw the Supreme Court order as a interference in the Muslim personal law। देखो क्या है कि एक 62-year-old मुस्लिम लेडी थी जिसका डाइवोर्स हो गया था। उसने कोर्ट में केस किया कि उसे मेंटेनेंस चाहिए और कोर्ट ने उसके बात को मानकर बोला कि ठीक है उसे मिलना चाहिए। अब जो इंडिया में मुस्लिम थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर मुस्लिम थे, उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहा है, तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। ऑन डिमांड ऑफ मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास्ड ए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये एक एक्ट पास किया। उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था और कांग्रेस का गवर्नमेंट ये राजीव गांधी का गवर्नमेंट था और उन्होंने एक लॉ पास किया मुस्लिमों को फेवर करने के लिए। दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि वुमेन को ये डाइवोर्स के बाद उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको कैंसिल कर दिया ये गवर्नमेंट ने, कांग्रेस के गवर्नमेंट ने। मेनी मुस्लिम ग्रुप मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, तो इसको वुमेन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो थे वुमेन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था। द बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ कांग्रेस एज ए कांग्रेस गवर्नमेंट एज ए अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीजमेंट टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस इस तरह से माइनॉरिटी को अपनी तरफ करने के लिए गलत चीज़ में भी अपना सपोर्ट दे रहा है, जो कि यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है द अदर ऑर्डर ऑफ फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 1986 में। The court ordered that the Babri Masjid premises be unlocked so that Hindu could offer prayer when they consider as a temple, which they consider as a temple। देखो बहुत सालों से
बाबरी मस्जिद ये जो था प्रीमाइसेस वो बंद था, लॉक था, लेकिन फैजाबाद कोर्ट ने बोला कि उसको खोल देना चाहिए और हिंदुओं को अलाउ करना चाहिए वहाँ जाकर पूजा करने के लिए। सम हिंदू बिलीव दैट बाबरी मस्जिद जो था वो वाज बिल्ट बाय आफ्टर डेमोलिशिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा। सो द डिस्प्यूट टुक द फॉर्म ऑफ ए कोर्ट केस एंड हैज कंटिन्यूड फॉर मेनी डिकेड, और ये अभी जाके सॉल्व हुआ है मोदी के गवर्नमेंट के समय। अब वहाँ पे राम का टेम्पल बन रहा है। एज सुन एज द लोकल लॉक्स ऑफ बाबरी मस्जिद वर ओपन, मोबिलाइजेशन बिगेन बोथ द साइड, दोनों तरफ हिंदू भी मोबिलाइज करने लगे अपने आप को और मुस्लिम भी करने लगे मोबिलाइज। सडनली द लोकल डिस्प्यूट बिकम ए मेजर नेशनल क्वेश्चन एंड द कम्युनल टेंशन, धीरे धीरे एक तरह से कम्युनल टेंशन शुरू हो गया इंडिया में। बीजेपी ने मेड दिस इशू एज ए मेजर इलेक्ट्रल प्लैंक, बीजेपी ने इसको अपना एक इलेक्शन का मुद्दा उठाया और इस तरह से हिंदुओं का सपोर्ट उसे मिलना शुरू हो गया। बीजेपी इन ऑर्डर टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट उन्होंने रथ यात्रा भी करा था गुजरात से अयोध्या यूपी तक, और इसमें उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी। इन दिसंबर 1992 द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल हैड ऑर्गेनाइज्ड ए कार सेवा फॉर बिल्डिंग द राम टेम्पल। The situation had become tense all over the country and especially at the Ayodhya. Thousands of people gathered from all over the country on 6 December 1992 and demolished the mosque. अब क्या हुआ कि बहुत कार सेवा मतलब बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से अयोध्या पहुंचे थे टेम्पल के बनाने के सपोर्ट में, और वहाँ कुछ मोबिलाइजेशन हुआ और फाइनली लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया 6 दिसंबर 1992 को। और द न्यूज लेड टू क्लैश बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। द वायलेंस इन मुंबई एरप्टेड अगेन इन जनवरी 1993 एंड कंटिन्यूड फॉर ए वीक और टू। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनल वायलेंस भी हुआ इसके बाद मुंबई में और बहुत सारी जगहों पे। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमने समझ में आया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस आए थे, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था। एक शाहबानू केस वाला और एक बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन था, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट था इस समय जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को आगे शेप किया। मेंशन द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोड आफ्टर द इवेंट ऑफ अयोध्या। अयोध्या के बाद क्या क्या हुआ, अयोध्या में तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया, उसके बाद हुआ क्या। The state government with the BJP as a ruling party was dismissed by the center. Along with that, other states where the BJP was in power were also put under president rule. देखो बीजेपी जहाँ जहाँ पे बीजेपी का रूल था वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को बीजेपी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। इस तरह से उन सारे स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का कांग्रेस का रूल शुरू हो गया, प्रेसिडेंट रूल। अ केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज रजिस्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिंस ही हैड गिवन एन अंडरटेकिंग दैट द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विल बी प्रोटेक्टेड। देखो जो कांसीराम ने जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लिख के दिया था कि वो प्रोटेक्ट करेंगे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को जो कि बाबरी मस्जिद था, लेकिन उनके लिख के देने के बाद भी उसको तोड़ दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एक केस फाइल किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। तो एक कमीशन भी सेटअप किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। There was also debate of if India continue to offer equal protection of law and equal citizenship right to all Indian irrespective of their religion, कि क्या इंडिया एक सेकुलर कंट्री बन के रह पाएगा, क्या लॉ जो है एवरी सिटीजन को डजेंट मैटर वेदर ही बिलोंग टू हिंदू और मुस्लिम विल बी गिवन सेम प्रोटेक्शन, ये क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गया था अभी। व्हाट इज एंटी मुस्लिम रॉयट इन गुजरात और गोधरा और गुजरात में क्या एंटी मुस्लिम रॉयट था। देखो इन फरवरी मार्च 2001 ए लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट द मुस्लिम टुक प्लेस इन गुजरात में मुस्लिमों के खिलाफ कुछ वायलेंस हुआ था। द इमीडिएट कॉज जो था कि एक इंसिडेंट था जो गोधरा स्टेशन था वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ कि एक बोगी था जिस ट्रेन का कंपार्टमेंट था ट्रेन का जो कि अयोध्या से रिटर्न हुआ था, उसमें कुछ कार सेवक थे, उस बोगी या कंपार्टमेंट में आग लग गया था। आग लगने से बहुत सारे कार सेवक उसमें मर गए थे। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि इसमें मुस्लिमों का हाथ है और फिर वहाँ पे लार्ज स्केल वायलेंस शुरू हो गया गुजरात में, गोधरा में, और ये धीरे धीरे फैलते रहा दूसरे पार्ट में भी। और उस दिन मुस्लिमों के खिलाफ द वायलेंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट होल ए मंथ। नियरली 110
पीपल मोस्टली मुस्लिम्स वर किल्ड इन द वायलेंस। तो इस तरह से मुस्लिमों के साथ बहुत खराब हुआ यहाँ पे कि उनको मार दिया गया, कम्युनल राइट्स हुआ था। And the National Human Rights Commission criticized the Gujarat government role in failing to control violence, provided relief to the victim and prosecute the prosecutor of this violence। देखो क्या हुआ कि जो लोगों ने इसमें इन्वॉल्व थे, या गवर्नमेंट हो गया, या आपका उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्रिटिसाइज किया कि गवर्नमेंट अगर चाहता तो इसको रोक सकता था इस वायलेंस को, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। या जो लोगों ने इन्वॉल्व थे उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, जो लोग सफ़र किए उनको हेल्प नहीं पहुंचाया गया। तो इसके लिए उस समय बीजेपी का गवर्नमेंट था गुजरात में, मोदी का गवर्नमेंट था, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर द असेंबली इलेक्शन टू बी पोस्टपोन्डेड। गुजरात राइट सो दैट द गवर्नमेंट मशीनरी जो था ऑल्सो बिकम ए ससेप्टेबल टू सच वायलेंस। कभी कभी गवर्नमेंट भी इस वायलेंस के साथ हो जाता है। ये भी यहाँ पे देखता है, गवर्नमेंट अगर चाहता तो रोक सकता था और इतने सारे मुस्लिम नहीं मारे जाते, या इतने सारे मुस्लिमों को इतना परेशानी नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा था हिंदुओं को, इसकी वजह से ऐसा हुआ था। नेम 4 स्टेट्स वर एनडीए यूपीए फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 2004 लोकसभा इलेक्शन। एनडीए उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड में इस तरह का इलेक्शन हुआ था। यूपी और एनडीए ने अपना गवर्नमेंट बनाया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या क्या ऐसे देखो, व्हाट वर द कंसेंसस दैट अपीयर टू हैव एमर्ज अमंग द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। कौन से पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह का कंसेंसस आया था। देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक तो आपको पता है कि इंडिया में 1991 में हमने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन पॉलिसी फॉलो किया था, और इसको करीब करीब सारे पार्टी ने सारे पार्टी इसको सपोर्ट किए थे। तो ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस था जिसको सारा पार्टी ने सपोर्ट किया था। एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। आपको पता है कि ओबीसी का जो डिमांड था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ कर दिया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। बाद में सारे पार्टियों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और ये भी एक ऐसा फैक्ट है जो कि हर पार्टी ने अपना कंसेंसस दिया था। एक्सेप्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टी। अब कोalition एरा जब हुआ तो बहुत सारे स्टेट लेवल पार्टी जो था सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो इस तरह से एवरीबडी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टी इन which could play important role in formation of central government। उसके बाद एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन। देखो पहले क्या था ना कि पार्टी जो थे एक साथ आते थे, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करते थे अगर उनका सिमिलर आइडियोलॉजी है। अब क्या है कि इस तरह का आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी को साइडलाइन कर दिया गया, और किसी भी तरह से सरकार बनाना है, चाहे आपका आइडियोलॉजी मिलता हो या नहीं मिलता हो, इस तरह का पॉलिटिक्स को हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन। और ये हमने देखा था कि इंडिया में देखो फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ एनडीए डिड नॉट एग्री विद द हिंदुत्व, लेकिन फिर भी वो एक साथ आए हुए हैं। क्यों? सरकार बनाना है उनको। अलायंस पॉलिटिक्स मतलब जब बहुत सारे पार्टी मिल के सरकार बनाता है उसको हम अलायंस पॉलिटिक्स बोलते हैं। या इलेक्शन से पहले बहुत सारे पार्टी मिल जाते हैं और वो दे ट्राई टू फाइट इलेक्शन सो दैट दे कम आउट विक्टोरियस, और दैट इज कॉल्ड अलायंस पॉलिटिक्स। इंडिया में सबसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया था, और बीजेपी 1980 में पार्टी बना था। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या है, और अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।